हेलो डे स्टूडेंट। तो हम लोग आज ओलंपियाड के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जो फिजिकल वाला पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्वेश्चंस फिजिकल के जो अपन पार्ट है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, 41 क्वेश्चन है अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। आयोनिक इक्विलिब्रियम से है। अपने को ये बोल रहा है कि अपने पास एक प्रोपेनोइक एसिड है 298 केल्विन पे। इसकी पीएच जो है इस सॉल्यूशन की अपने पास 0.2 दे रखी है। तो वीक एसिड है तो इसकी पीएच क्या होगी बताओ, हाफ पीके माइनस लॉग सी। तो अब अपने को पीके के ये पीएच कितनी दे रखी है अपने को 3, और पीएच अगर 3 है यहाँ से तो अपने पास पीके कितना आ जाएगा, पीके आ जाएगा अपने पास 3 to 6 प्लस लॉग ऑफ 0.2 और 6 प्लस लॉग 0.2 यानी कितना हो गया 6 प्लस 6 माइनस लॉग ऑफ 5, राइट। ये अपने पास पीके आ गया प्रोपेनोइक एसिड का। फिर ये बोल रहा है कि अपने को ये बोल रहा है कि नेक्स्ट अपन क्या कर रहे हैं कि 25 ml 0.2 मोलर प्रोपेनोइट सोडियम प्रोपेनोइट और 25 ml 0.1 मोलर प्रोपेनोइक एसिड, इन दोनों को मिला रहे हैं। अब बताओ प्रोपेनोइक एसिड और इसके साथ इसका सोडियम सॉल्ट मिला रहे हैं, तो बताओ ये अपने पास किसके टाइप से काम करेगा। ये आपके पास बफर बन गया। ये क्या है, वीक एसिड और इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्यूशन, ये बफर बन गया। कैसा बफर है, एसिडिक बफर। तो इसकी पीएच क्या होगी बताओ, पीएच हो जाएगी अपने पास पीके प्लस लॉग ऑफ इसका सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। तो पीएच इक्वल टू आ जाएगा आपके पास पीके कितना, पीके अपने पास है 6 माइनस लॉग 5 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। सॉल्ट अपने पास है 25 ml और 0.2 मोल, जिसके मोल्स अपन मोल लिख लेते हैं, टोटल वॉल्यूम तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 25 इंटू 0.2 डिवाइड बाई आपके पास प्रोपेनोइक एसिड कितना है 25 इंटू 0.1। तो ये लॉग के अंदर अपने पास वैल्यूज कितनी हो गई, ये हो गया बस 25 इंटू 250 यानी 5, और ये हो गया आपके पास 2.5। तो ये आगे बन गया आपके पास log 2। तो ये हो गया आपके पास 6 माइनस log 5 प्लस log 2। तो ये आ गया आपके पास log 5 कितना, इसको अपन 6 माइनस ये कितना हो जाएगा log 2 इज 0.3 और ये ऑलमोस्ट 0.7। तो ये हो गया आपके पास 6.3 माइनस 0.7 यानी कितना हो गया 5.6, राइट। तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम का एक आसान सा क्वेश्चन था, अपन आराम से कर सकते थे। सिंपल अपने को क्या करना था, पहले एक वीक एसिड दे रखा था, वहाँ से अपने को निकालना था क्या कि उसका पीके कितना होगा। देन वहाँ सेकंड अपने को उसी एसिड का यूज़ करके एक बफर बना रहा है, उस बफर की अपने को पीएच डायरेक्टली, तो अपने पास डायरेक्टली फॉर्मूला है, उससे यूज़ कर सकते हैं, राइट। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देन अपने पास है चलिए नेक्स्ट है अपने पास 42 एक फिर से आयोनिक इक्विलिब्रियम का है केएसपी। अपने को पता करना है कि अपने पास 3 सॉल्यूशन है, इन तीनों के अपने को केएसपी दे रखा है, और अपने को बताना है कि ये जो अपने पास MCl2 ऐड कर रहे हैं, MCl2 ऐड करने इन तीनों सॉल्यूशन है, और इन तीनों के अंदर अपने पास सल्फेट, फ्लोराइड और फॉस्फेट, इन तीनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है अपने पास, ये तीनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बराबर है, और कितनी है अपने पास 10⁻² है। और अपने को बताना है कि इन तीनों के अंदर अगर अपन स्लोली धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर M+2 ऐड करें तो इन तीनों की जो पीपीटी बनेगी, उन पीपीटी बनने की सीक्वेंस क्या होगी। तो अपन तीनों के लिए पीपीटी बनने के लिए अपने को M+2 कितना चाहिए ये पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन पता कर लेते हैं किसके लिए, M+2 रिक्वायर्ड फॉर पीपीटी ऑफ MSO3। तो इसके लिए बताओ आयनिक प्रोडक्ट केएसपी की इक्विवेलेंसी, तो केएसपी कितना है 7 इंटू 10⁻7 इक्वल टू M+2 कॉन्सेंट्रेशन इंटू SO3 2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻²। तो यहाँ से M+2 कॉन्सेंट्रेशन आ गया आपके पास कितना, ये आ गया आपके पास 5 इंटू 10⁻5, राइट। यानी जैसे ही M+2 कॉन्सेंट्रेशन 5 इंटू 10⁻5 होगा इसकी पीपीटी बन जाएगी। सेकेंड है अपने पास कि अगर अपने को SO3 2 माइनस की इसकी पीपीटी बनानी है, यानी MSO3 की पीपीटी बनानी, सॉरी MF2 की पीपीटी बनानी है, तो MF2 की पीपीटी के लिए आपके पास बताओ इसका आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा, M+2 कॉन्सेंट्रेशन इंटू F माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻², इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना, इसका KSP कितना है 5 इंटू 10⁻9। तो ये हो गया आपके पास M+2 कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 10⁻4 यानी 5 इंटू 10⁻5, 5 इंटू 10⁻4, हाँ ठीक है,
F माइनस टू एफ माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, F माइनस कितना है अपने पास 10⁻², उसका स्क्वायर ये हो गया, तो 5 इंटू 10⁻9, यानी जैसे ही m+2 जो है 5 इंटू 10⁻5 होगा, इसकी पीपीटी बन जाएगी, राइट। थर्ड है अपने पास, दैट इज आपके पास ये 7 इंटू, यहाँ पे 7 इंटू 10⁻9, हाँ m+2 7 इंटू 10⁻5 था। उसके बाद थर्ड है अपने पास कि और M3PO4 ट्वाइस, इसकी पीपीटी बनानी है। तो इसकी पीपीटी बनाने के लिए क्या होना चाहिए बताओ, 3 इंटू m, ये m+2 की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई PO4 PO4 3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, तो वो कितना हो गया 10⁻4 इक्वल टू इसका KSP कितना है 10⁻25। तो ये हो गया आपके पास m+2 की कॉन्सेंट्रेशन, ये 10⁻4 एंड 21 हो गया, यानी m+2 कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब जो है ये कितना हो गया बस 10⁻21, यानी m+2 कॉन्सेंट्रेशन यहां से कितना आ गया आपके पास 10⁻7, राइट। यानी जैसे ही 10⁻7 होगा इसकी पीपीटी बन जाएगी, जैसे ही 5 इंटू 10⁻5 होगा इसकी पीपीटी बन जाएगी, जैसे ही 7 इंटू 10⁻5 होगा इसकी पीपीटी बन जाएगी। इसका मतलब सबसे पहले पीपीटी किसकी बनेगी, इसकी, उसके बाद पीपीटी किसकी बनेगी, इसकी, उसके बाद पीपीटी किसकी बनेगी, इसकी। यानी अपने पास करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो पीपीटी बनना चाहिए फॉस्फेट की, फिर फ्लोराइड की, फिर सल्फेट की, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, राइट। तो ये अपने पास सिंपल आयनिक प्रोडक्ट को KSP से कंपेयर करना था। जैसे ही आयनिक प्रोडक्ट KSP के इक्वल हो जाएगा, अपने को बताया पीपीटी बनना जस्ट स्टार्ट होगी, तो वहाँ से डायरेक्टली अपन कंपेयर कर सकते हैं। सॉल्ट तीनों अलग अलग टाइप के थे, तो अपन डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी या KSP उनको आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, आप अपने को इस टाइप से 1 बाय 1 सॉल्व करना पड़ेगा। फोर्टी 43 में अपने को बोल रहा है, ये लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, अपने को बोल रहा है एक कंपाउंड है कैन एग्जिस्ट एज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स P, 0.1 मोलल, मोलालिटी दे रखी है आपको, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स P शोज ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस, यानी अपने को डेल्टा TF दे रखा है, डेल्टा TF कितना है 0.558 डिग्री सेल्सियस। द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज, ठीक है, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला कितना है ये अपने को पता करना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर, अच्छा इसमें से कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपको एक्जैक्टली मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं पता करना है आपको, मतलब सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला ही पता करना है, मास वगैरह पता नहीं करना है आपको। इसका KF दे रखा है, KF दे रखा है 1.86, और आपको ये मान के चलना है कि इसका अल्फा कितना है 1। चलिए, तो डेल्टा TF का अपन सीधा फार्मूला लगा सकते हैं। डेल्टा TF क्या होगा, I इंटू KF इंटू मोलालिटी कितनी है, मोलालिटी इज 0.1, KF दे रखा है आपको 1.86, और ये इक्वल कितना हो जाएगा 0.558। यहाँ से सॉल्व करेंगे आप, तो वांट ऑफ फैक्टर I जो आएगा वो 3 आएगा, और वांट ऑफ फैक्टर I 3 है, और आपको दे रखा है कि इसका अल्फा कितना है 1, अल्फा 1 है, इसका मतलब N भी कितना आएगा 3। N 3 आने का मतलब क्या है कि 1 मोल जो कंपाउंड है उससे अपने पास 3 मोल आयंस बनने चाहिए। तो जो पहला ऑप्शन है इससे अपने पास कितना बनेगा 4, इससे कितना बनेगा 3, इससे कितना बनेगा 2, इससे कितना बनेगा 1। दैट मीन्स ये ऑप्शन अपना करेक्ट होना चाहिए, राइट। ये थोड़ा ऑर्गेनिक, थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री पर लकीली बहुत कुछ दे रखा था। एस्प्रीन इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन सैलिसिलिक एसिड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड एज द पर रिएक्शन भी मेंशन कर रखी है। इन द रिएक्शन 155 ग्राम ऑफ सैलिसिलिक एसिड एंड 10 ग्राम ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड एज्यूमिंग 80% कन्वर्ट ऑफ द फॉलोइंग लिमिटिंग रिएजेंट। देखो लकीली उन्होंने सबके मोलिकुलर वेट भी दे रखे हैं, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया था। एक्चुअली इस समय आपके पास में ये है 155 ग्राम, तो लकीली ये आपका हो गया 155 ग्राम डिवाइड बाय 138, और यहाँ पे आपका है एसिडिक एनहाइड्राइड दैट्स अबाउट द 102 और अपने पास क्या करना चाहिए वेको, आई थिंक मैं इसको नीचे कर लूँ ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो यहीं कर लेता हूँ, क्यों मेहनत करवा रहे हैं। तो 155 ग्राम दे रखा है, ये 138, तो यहीं कर लेते हैं ना 138 डिवाइड से, ठीक है। ऐसा 105 है तो ये हो गया 102। नाउ इन दोनों को देख के लग रहा है कि ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, बिकॉज जितना लिमिटिंग रिएजेंट होता है उस हिसाब से आंसर आता है। तो लकीली आपके पास ये आपका LR हो गया, जिसको तो लिमिटिंग रिएजेंट, बिकॉज जो कम होगा उतना ही आप एस्प्रीन बना सकते हो। तो हम इतना कर सकते थे, ये आपका मोल हो जाएगा इनटू कितना है वेट इसका 180, तो ये एस्प्रीन का ग्राम आ जाना चाहिए था, पर चूंकि आपको इल्ड कितनी मिल रही है 80%, तो अगेन 80 डिवाइड बाय 100 करना था, कुछ भी नहीं करना, छोटी सी चुन्नू मुन्नू सी कैलकुलेशन थी मेरे हिसाब से।
ये लगभग 18 हेक्सा कर लीजिए, आपका लगभग उस रेंज में आ जाए कि डिजिट बहुत वेरिएशन में दे रखी है, तो आप लगभग इसको 1 मान के भी सोल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर आसानी से आ रहा है। ठीक है, कर पाओगे? तो बस हो गया, सिंपल आंसर था। एक्चुअली इस क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंस थी वो थी लिमिटिंग रिएजेंट निकालो फिर आंसर दो। तो आई थिंक पूरी कैलकुलेशन ना भी करते, एक रफली रेंज भी तय कर लेते तो लगभग आपको सेटिंग मिल जाती इस कहानी में। हाँ, तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखिए क्वेश्चन है ए वोल्टेज सेल इज कंस्ट्रक्टेड एज सोन बिलो। ठीक है ना, Na+2 में जा रहा है, इट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Ag का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आपको सेल रिप्रेजेंटेशन आपको गिवन है। आप देखिए यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, Na+2 से किस में जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, +2 से Na में जा रहा है ना, यहाँ पर ये Ni। ठीक है, और ये जो इसका क्या दे रखा है, Ag का भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ Ag इन Ag प्लस एक्वस, ठीक है ना, हाफ सेल। अच्छा, इनिशियल कंसंट्रेशन Ag प्लस की आपको गिवन है, क्लियर है, एंड द करस्पॉन्डिंग सेल वोल्टेज भी आपको गिवन है 298 केल्विन। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। करेक्ट ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है। इट मीन्स आपको निकालना क्या है, सब कुछ दे रखा है। देखो आपको Ni है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, Ag का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तो यहां से अपन सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, और आपसे बताना है कि कौन सी कंसंट्रेशन पर यहां पर आपको Ni+2 की कौन सी कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी जब Ag की कंसंट्रेशन कितनी हो, 0.005 हो, और इसका जो सेल पोटेंशियल हो जाए 0.95 वोल्ट हो जाए। तो अपन क्या लगाने वाले हैं, नन्स इक्वेशन लगाने वाले हैं। सबसे पहले निकालने वाले हैं अपन ई नोड सेल। ठीक है ना, तो ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। कैथोड का काम कौन कर रहा है भाई, यहाँ पे कैथोड का काम कौन कर रहा है बताओ, Ag कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर आपके पास आएगा 0.799 वोल्ट माइनस ई नोड एनोड का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है कौन, Ni। माइनस तो पहले ही है, साथ में माइनस भी है 0.236। ठीक है ना, आप इनको जोड़ोगे, ऐड करो, कितना आ रहा है भाई। ठीक है ना, तो यदि आप इनको करोगे तो 1.035 वोल्ट आ जाएगा। ये क्या आ गया, ई नोड सेल की वैल्यू आपको मिल चुकी है। ठीक है, अब ई नोड सेल मिल चुका है, तो अब अपन यहां पर क्या करेंगे, E = नन्स इक्वेशन लगाने वाला हूं। E = नोड माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, ठीक है ना, Q। चलो अप्लाई करो, तो यहां पर E की वैल्यू आपको कितनी गिवन है भाई, जो क्वेश्चन में गिवन है 0.95 वोल्ट। ई नोड कितना आया, 1.035 वोल्ट माइनस 0.0591। ठीक है ना, ये आ गया। नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखेंगे 2 आ जाएगा लॉग। अच्छा, प्रोडक्ट क्या है, Ag प्लस का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा ना, बैलेंस करेंगे तो। ठीक है ना, तो यहाँ पर Ag प्लस की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, Ag प्लस किस साइड पे है, Ag प्लस तो रिएक्टेंट साइड पे, Ni+2 प्रोडक्ट साइड पे है, तो यहां पर Ni+2 की कंसंट्रेशन ऊपर आएगी, Ag प्लस की कंसंट्रेशन नीचे आएगी, उसका करना पड़ेगा आपको स्क्वायर। ठीक है ना, तो 0.95 = 2। ठीक है, इसको एक काम करो, इधर ही शिफ्ट कर दो, माइनस कितना आएगा भाई, माइनस 1.035 = माइनस 0.0591 अपॉन 2। Ni+2 की तो आपसे पूछिए, Ag प्लस की आपको गिवन है, कितनी गिवन है भाई, 0.005 का स्क्वायर कर देंगे। यहां से आपको कंसंट्रेशन निकालनी है किसकी, Ni+2 की कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो पूरा यदि आप सोल्व करोगे तो यहां पर आपके पास जो
Na+2 की जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी, Na+2 की पूरा सोल्व करने के बाद में यहाँ पर आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो आएगी 0.0186 m के आसपास, ठीक है। और तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर आपका जो आंसर जाना चाहिए, इनिशियल कंसंट्रेशन अपन को मिल चुकी है जो अपन को निकालनी है, और इट विल इंक्रीज विद टाइम, बिल्कुल टाइम के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि Na किस में जा रहा है, Na+2 में जा रहा है, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एक्वस Na+2 आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज, और Ag प्लस एक्वस की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज। आपका आंसर कौन सा जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, आपको पता चल गया होगा। ये जो क्वेश्चन है अपने पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, ठीक है, और नन्स इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री का, ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन, ओ भाई हाइड्रोकार्बन गिवन है CXHY, ठीक है, इज बर्न इन एक्सिस ऑफ O2, पक्की बात है, यहां से CO2 बनेगा और साथ में H2O बनने वाला है, ठीक है ना। टू इंश्योर कंप्लीट कंबशन, द कंबशन ऑफ प्रोड्यूस 11.93 ग्राम ऑफ CO2, ओ भाई ये है 11.93 ग्राम एंड 2.19 ग्राम H2O, ठीक है ना। और साथ में ये भी गिवन है 311 किलो जूल ऑफ हीट, मास ऑफ द फ्यूल बर्न इन कंबशन हीज, हाइड्रोकार्बन है भाई, ठीक है ना। तो यहां पर हाइड्रोकार्बन से ही तो ये कन्वर्ट हुआ होगा, हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन जो है वो किस में गया है, CO2 में, कार्बन किस में गया है, CO2 में, और जो इसका हाइड्रोजन है, ये देखिए हाइड्रोजन किस में गया है, H2O में। तो क्या मैं CO2 से कार्बन का मास निकाल सकता हूं, H2O से हाइड्रोजन का मास निकाल सकता हूं, है ना। दोनों का मास निकाल के टोटल मास को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो हाइड्रोकार्बन है उसका मास आ जाएगा, वही आपसे पूछा है। क्लियर है, चलो करते हैं, ठीक है। तो यहां पर N मतलब मोल्स किसका, CO2 का, CO2 का मोल्स कितना आएगा भाई, 11.93 गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है ना। जितने मोल CO2 के उतने ही मोल किसके आएंगे बताओ, कार्बन के आएंगे, ठीक है ना। तो यहां से वेट ऑफ कार्बन निकाला जा सकता है, 11.93 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 12, ठीक है, यहां से वेट ऑफ कार्बन आ जाएगा। उसी तरीके से यहां पर बात करूं NH2O, H2O के मोल कितने आएंगे भाई, 2.19 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है ना, NH2 आ जाएंगे। अच्छा, यहां से हाइड्रोजन के नंबर H2O के अंदर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के नंबर कितने मिलेंगे, डबल मिलेंगे। तो यहां से वेट ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं आप, 2.19 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 2 इंटू 1 ग्राम, ठीक है ना। दोनों मास को निकालो और दोनों को ऐड कर दो यार, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा वेट ऑफ कार्बन, यदि आप निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना, सोल्व करके निकालोगे तो 3.252 ग्राम, और यहाँ से वेट ऑफ हाइड्रोजन जो आएगा आपके पास 0.242 ग्राम, दोनों को ऐड कर दो यार, वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, यही तो आपसे पूछा है। तो 3.252 प्लस 0.242 दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो देखो कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है ना, वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपके पास फर्स्ट ऑप्शन। तो ये आपको पता चल गया होगा, ये जो क्वेश्चन है आपके पास ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन अपन क्लास में हमेशा ही करवाते हैं, ठीक है ना। मोशन में तो खास तौर से मतलब मैक्सिमम जो पेपर आया ना वो आप देखेंगे तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके नोट्स, जो क्लास की नोटबुक है उसके अंदर हो रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री का, जो आपके सामने स्क्रीन पे देखिए आप, चमचमाता हुआ क्वेश्चन है, द फोटोन विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अच्छा कलर चेंज करते हैं,
required to electron transition in an atom of hydrogen is, क्या वो longest wavelength, अच्छा longest wavelength, it means minimum energy, lambda inversely proportional to energy होता ही है। तो बताओ longest wavelength minimum energy, आपको पता है फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या मिलता है हाइड्रोजन के लिए या किसी भी एटम के लिए, मैक्सिमम मिलता है सॉरी। और सेकंड और थर्ड में क्या मिलेगा उससे, मतलब फर्स्ट और सेकंड में मैक्सिमम मिलेगा। तो देख लो यार फर्स्ट जिसमें जाएगा, देखो यार इसमें बी में क्या है, सेकंड और 6 दे रखा है, यहाँ पे 3 और 1 दे रखा है, और यहाँ पर अब क्या बोल रहा है ये, ठीक है ना, और यहाँ पे 1 से 6 में जा रहा है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है ना, द फोटोन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इट मींस मिनिमम एनर्जी आनी चाहिए भाई। मिनिमम एनर्जी किसके अंदर है, जिसमें फर्स्ट नंबर की शेल आएगी उसमें तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, तो यहां पर मिनिमम एनर्जी आंसर इट मींस कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर है। वैसे भी आप देख सकते हो यार, यहां पर देखो ये फर्स्ट नंबर की शेल है, सेकंड नंबर की शेल है और थर्ड नंबर की शेल है। अच्छा ये बताओ यहाँ पर आपके पास एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यार यहाँ पर डिफरेंस क्या आता है, मैक्सिमम आता है, और बाद में डिफरेंस क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा जो आंसर जो आपके पास आएगा मिनिमम एनर्जी, तो उसमें फर्स्ट नंबर की शेल आने वाली नहीं है, तो आपका आंसर भी जाएगा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको 2 रिएक्शंस दी हुई है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर बनाया हुआ है और RTLN के और T के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। जनरल जिस इक्वेशन की अप्रोच हम या इस तरह का ग्राफ हम क्लास में बनाते नहीं है तो इजीली क्लिक नहीं होता है कि किस तरह से इसे अप्रोच करना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ग्राफ आपको RTLN का T के साथ दिया हुआ है, तो डेल्टा G नोट इज इक्वल टू डेल्टा H नोट माइनस T डेल्टा S नोट, और यहाँ से आप माइनस RTLN के मीन्स RTLN के की इक्वेशन बना सकते हो। ये होगा डेल्टा H नोट माइनस T डेल्टा S नोट, और यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा RTLN के इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H नोट प्लस T डेल्टा S नोट। अब यहाँ पर आप देखिए RTLN के का अगर हम T के साथ ग्राफ बना रहे हैं तो इसका स्लोप आपको डेल्टा S मिलेगा, इसका इंटरसेप्ट आपको माइनस डेल्टा H के इक्वल मिलना चाहिए। तो देखते हैं स्लोप डेल्टा S और इंटरसेप्ट माइनस डेल्टा H, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट आपको पॉजिटिव मिल रहा है, इट मीन्स इसमें डेल्टा H नेगेटिव होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में गिवन भी है। क्वेश्चन में गिवन भी है कि इसका डेल्टा H -25 है। साथ साथ आप यहाँ पर देखिए इस वाले केस में डेल्टा H पॉजिटिव है और इसका स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, और यहाँ पर आप T डेल्टा S देख रहे हो, अगर स्लोप नेगेटिव है तो यहाँ का एंट्रोपी चेंज जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पर डेल्टा S भी नेगेटिव होना चाहिए, एंट्रोपी चेंज भी नेगेटिव होना चाहिए। देखते हैं पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन बी डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो पहले देखिए तो सही, रिएक्शन बी जो आपको दी हुई है ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ना चाहिए। तो ए तो वैसे ही बाहर हो चुका है। अब बी चेक करते हैं, द एंट्रोपी चेंज फॉर रिएक्शन ए इज 50 जूल पर मोल। तो यहाँ पर वैसे शायद ऑप्शन में किलो जूल पर मोल दिया हुआ है, तो यहाँ पर एंट्रोपी चेंज अगर हम इस रिएक्शन का कैलकुलेट करें तो आप स्लोप कैलकुलेट कीजिए, और स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको 25 और 500, तो ये -25/500 -1/20 मिलेगा आपको, जो कि एंट्रोपी चेंज मैच नहीं कर रहा है। तो बी भी यहाँ पर इनकरेक्ट होगा, तो आप स्लोप कैलकुलेट करके एंट्रोपी चेंज को कंपेयर कर सकते हो, और ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो ये वैसे ही गलत हो चुका है। सी आप देखिए, रिएक्शन ए रिमेन्स स्पॉन्टेनियस ओनली एट टेम्परेचर लेस देन 500 केल्विन। मीन्स आपको इस प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन पता करनी है कि किस टेम्परेचर रेंज में ये स्पॉन्टेनियस होगा, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास कई सारे तरीके हैं। वैसे तो ग्राफ से भी पता चल रहा है कि 500 केल्विन पर यहाँ पर RTLN के 0 हो जाता है, और स्पॉन्टेनिटी के लिए अगर हम -RTLN के को देखें तो
500 केल्विन से अगर हम कम टेम्परेचर पर रहेंगे तो वहां पर RTLN पॉजिटिव होगा और वहां पर आपको डेल्टा जी नोट नेगेटिव मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि 500 केल्विन पर ये स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन लगा सकते हो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से इसे अप्रोच कर सकते हो। तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एच यहां पर आपको नेगेटिव दिया हुआ है, डेल्टा एस भी नेगेटिव दिया हुआ है। तो उस केस में टेम्परेचर की लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, जैसे कि ये वैल्यू हम मान लेते हैं, ये डेल्टा एच जो आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -25, ये आपको -25 दिया हुआ है, माइनस टी डेल्टा एस आपके पास है -1/20 और डेल्टा जी को आपको नेगेटिव करना है, डेल्टा जी को आपको नेगेटिव करना है। तो यहां पर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें, माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 और ये रिजल्ट आपके पास मिल जाएगा -t/20 ग्रेटर देन 0। और यहां से अगर आप t कैलकुलेट करोगे तो t लेस देन आपको मिलेगा 500 केल्विन, मतलब 500 केल्विन से कम टेम्परेचर पर यह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, इस पर इसका डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। तो ये स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन है और वो आप चेक कर सकते हो कि सी में आपको यही कंडीशन दी हुई है। और डी में कुछ लिखा हुआ है कि 400 केल्विन पर रिएक्शन बी जो है वो एक्सोथर्मिक से एंडोथर्मिक हो जाएगी। तो वैसे डेल्टा एच इसका अगर हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा तो फिर ये हमें जो डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो वैसे मोस्ट अप्रोप्रिएट सी होना चाहिए, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक ही रहेगी। तो इस ऑप्शन में हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, सी के साथ। देखते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ फिजिकल केमिस्ट्री। बेंजीन दे रखा है C4H9 या C5H5। तो देखो C4H9 तो बेटा आपके पास शायद ये ऑप्शन हो गया। अब ये बेंजीन से अच्छी रिएक्शन करेगा, या आपको दे रखा है C5H5 लिथियम प्लस। तो ऑफ कोर्स ये वाला माइनस और ये तो ऑलरेडी एरोमेटिक रेजोनेंस स्टेबल है, ये आपका लोकेलाइज है। तो ऑफ कोर्स ये रिएक्शन करे, क्योंकि हम ये चाहेंगे सिस्टम sp3 से क्या बनना चाहिए, sp2। ये ऑलरेडी sp2 है, अगर आप इससे H निकाल के यहां माइनस बनाओगे तो लोकेलाइज, तो ये रिएक्शन होनी ही नहीं चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट रिएक्शन 1 विल प्रोसीड बिकॉज द मोर एसिडिक हाइड्रोकार्बन विथ रिएक्ट विथ lithium derivative of less acidic hydrocarbon to liberate less acidic hydrogen. Reaction second will proceed because the less, पहली बार proceed ही नहीं होती। Both the reaction will proceed because the more acidic hydrogen will react with lithium derivative of more acidic hydrogen. Both of the reaction proceed because the less acidic hydrogen will react with less, तो भैया less acidic hydrogen तो चाहिए ही नहीं हमको। Now reaction first will proceed because the more acidic hydrogen will react with the lithium derivative of less acidic hydrocarbon to liberate लेस एसिडिक हाइड्रोकार्बन। लकीली ये वाला फंडा इससे प्रीफर करता हूँ क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमेशा मोर एसिडिक एच को निकालो, कौन निकाले, जो लेस एसिडिक हो, और उससे जो प्रोडक्ट बने तो ऑफकोर्स वो लेस एसिडिक एच वाला ही मिलेगा। बात समझ में? तो ऑफकोर्स आप जब इससे रिएक्शन करोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा बेटा, आपको ये मिलेगा और ब्यूटेन मिलेगा ना। तो ऑफकोर्स हमें बोल सकते हैं कि ये वाला मोर एसिडिक है और ये वाला लेस एसिडिक एच है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वो ये है कि यहाँ पे मिक्सचर गिव लाइट येलो पीपीटी विद सिल्वर नाइट्रेट। तो AgNO3 के साथ अब हमें येलो पीपीटी मिल रहा है, वो पेल येलो पीपीटी। वो कौन देता है, ब्रोमाइड, AgBr। AgCl व्हाइट पीपीटी होता है, AgBr पेल येलो पीपीटी होता है, AgI डार्क येलो पीपीटी होता है। नंबर 1। नंबर 2, यदि इन तीनों में अमोनिया सॉल्यूशन डाल दूं, AgCl कंप्लीटली सोल्यूबल, AgBr पार्शियली सोल्यूबल, AgI इनसोल्यूबल। तो यदि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं, मिक्सचर गिव लाइट येलो पीपीटी विथ सिल्वर नाइट्रेट विच डिड नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली डिसॉल्व, पार्शियली डिसॉल्व होगा, AgBr होगा। तो यहां से मुझे समझ में आया कि वहां पे कौन था, ब्रोमाइड कंफर्म, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं। इट गिव पॉजिटिव क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देता कौन है, ओनली क्लोराइड। तो यहां से मुझे क्या कंफर्म हो गया, मुझे कंफर्म है यहां पे Cl माइनस रहेगा, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो मेरे को 2 ऑप्शन मिल गए, आगे बढ़ते हैं। व्हेन ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट परफॉर्म्ड बाय आयोडाइड एंड ब्रोमाइड। जानते हैं ब्रोमाइड में ऐड करते हम लोग क्लोरीन वाटर इन एक्सेस,
इट विल प्रोड्यूस रेड लेयर, और जब एक्सेस क्लोरीन वाटर ऐड करूंगा तो आपको मिलेगा वहां पे ऑरेंज सॉल्यूशन ऑफ BrCl, करेक्ट। यदि मान लो वहां पर आयोडाइड होता और आयोडाइड का यदि मैं ऑर्गेनिक लेयर मतलब लेयर टेस्ट परफॉर्म करूं, इट विल प्रोड्यूस आयोडीन लेयर, I2 प्लस ऑर्गेनिक लेयर, कलर क्या होता है वायलेट लेयर। जो दोनों एक साथ अवेलेबल हो, ब्रोमीन एंड आयोडीन प्लस ऑर्गेनिक लेयर एक साथ हो, तो आयोडीन का ऑब्जर्वेशन ज़्यादा इंटेंस जो होता है वो ब्रोमाइड या ब्रोमीन के ऑब्जर्वेशन को सप्रेस कर देता है। आपने लेटेस्ट पढ़ा होगा, जो पढ़ता आगे पढ़ते हम लोग। When organic layer test was performed with the addition of excess of concentrated nitric acid, a violet colored organic layer confirm is iodide. तो इससे क्या कंफर्म हो गया? आयोडाइड कंफर्म हो गया, क्योंकि आयोडीन होगा तो उसका ऑब्जर्वेशन वॉलेट को तो विजिबल होगा ही होगा, और बाकी किसी का भी ऑब्जर्वेशन विजिबल नहीं होगा, वो हाईली इंटेंस होता है ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट फॉर्म विच देन चेंज द ऑरेंज कलर। यदि आयोडाइड ही अकेला होता, इसके अलावा कोई नहीं होता, और आयोडाइड को मैं यदि आयोडीन को फर्दर ऑक्सीडाइज करूं, इट विल प्रोड्यूस आयोडेट कलरलेस सॉल्यूशन। तो ओनली आयोडीन होता या आयोडाइड होता तो अब यहाँ पे ऑरेंज कलर नहीं, आपको कलरलेस मिलता। बट यहाँ ऑरेंज कलर मिलने का रीजन है कि यहाँ पर ब्रोमाइड पड़ा हुआ था, जिसका ऑब्जर्वेशन मेरे को यहाँ विजिबल नहीं हो रहा था, यहाँ उसका रेड लेयर था, बट आयोडीन का ऑब्जर्वेशन ने रेड लेयर को सप्रेस कर दिया था, इसका ऑब्जर्वेशन को। दैट्स व्हाई यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर ब्रोमाइड भी है। ये कौन है? लेयर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा ब्राउनिंग टेस्ट वाज पॉजिटिव। ब्राउनिंग टेस्ट कौन परफॉर्म करता है? तो ब्राउनिंग टेस्ट परफॉर्म करता है नाइट्राइट या नाइट्रेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इन दो में से कौन है? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, आगे बढ़ते हैं। बट ब्राउन कलर गैस वाज नॉट इंटेंसिफाइड ऑन हीटिंग द मिक्सचर with copper turning and concentrated sulfuric acid। आपने शायद पढ़ा होगा कि जब नाइट्रेट में ऐड करते हैं concentrated H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको यहाँ पे NO2 के ब्राउन फिल्म्स मिलते हैं आग लगाने के बाद, बट नॉट प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, नॉट प्रॉपर ऑब्जर्वेशन। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं कि जो नाइट्रोजन +5 को +4 में लेके जा रहे हैं, इसको कौन रिड्यूस कर रहा है यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आ रहा। जैसे आपको ऑब्जर्वेशन प्रॉपर विजिबल यहाँ पे नहीं होगा। यही प्रोसेस यदि मान लीजिए मैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर टर्निंग करूं, आपने चीज पढ़ी होगी, तो यहां पर क्या होता है कि कॉपर ऑक्सीडाइज होकर बनाता था कॉपर नाइट्रेट, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया है एंड नाइट्रोजन का रिडक्शन होके आपको मिलेगा NO2 के ब्राउन फ्यूम्स प्लस वाटर। अब आपको ऑब्जर्वेशन प्रॉपर विजिबल हो रहा था। इट मींस यदि यहां नाइट्रेट होता तो कॉपर टर्निंग के प्रेजेंस में आपको यहां पर ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्ली विजिबल होता, लेकिन ये क्या कहना चाहता है? अब इस लैंग्वेज पढ़ते हैं। ब्राउनिंग टेस्ट वाज पॉजिटिव, दोनों पॉसिबल है, बट ब्राउन कलर्ड गैस वाज नॉट इंटेंसिफाइड in presence in on heating with the mixture with copper nitrate, sorry copper turning। ये मना कर रहा कि कॉपर टर्निंग के प्रेजेंस में ये आपको प्रॉपर्ली इंटेंसिफाइड ऑब्जर्वेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, मतलब वहां पर नाइट्रेट प्रेजेंट नहीं है, तो वहां कौन प्रेजेंट है? नाइट्राइट। तो ओवरऑल मुझे क्या यहां समझ में आया? मुझे यहां समझ में आया कि मेरे पास में यहां पे इनिशियली ब्रोमाइड मेरे को समझ में आया, क्या ब्रोमाइड था, फिर मुझे क्लोराइड समझ में आया, AgBr पे ले लो, मेरे को क्लोराइड फ्रॉम क्रोमाइड क्लोराइड टेस्ट, लेयर टेस्ट से मेरे को समझ में आया कि यहाँ पर आयोडाइड भी था प्लस ब्रोमाइड भी था, और लास्ट स्टेटमेंट से मेरे को पता चला कि यहाँ पर नाइट्राइट भी अवेलेबल है। ये सब यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। अब ऑप्शंस देखते हैं। तो पहले क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड दिया गया जो कि मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। क्लोराइड नाइट्रेट गिवन है, दैट्स वाई गलत हो गया, फॉल्स हो गया। फ्लोराइड तो है ही नहीं भाई, और नेक्स्ट यहाँ पे क्लोराइड है, आयोडाइड है, नाइट्राइड है, ये भी सही ऑप्शन है। बात क्लियर है? सो मैं बोलता हूँ क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ लेना आप, ओके।